सभी दोस्तों को नमस्ते। आज मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का संपूर्ण विश्लेषण करूंगा। अगर मेरे चैनल पर आप पहले से हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छा लगने पर अपने दोस्तों को जरूर भेजें। अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लगभग एक वर्ष से पूर्ण हो चुका है। यह 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया था और मैं आपको बता दूं कि पूर्व में भी मैंने यह एक वीडियो शेयर किया था, उसमें भी काफ़ी कमेंट और काफ़ी व्यूअर थे। अब मैं आपको नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का संपूर्ण विश्लेषण भाग 2 बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको संपूर्ण राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पता चले कि क्या है। और यह वीडियो मैं अपील करता हूं कि यह वीडियो सभी स्टूडेंट और सभी माता पिता देखें जिनके बच्चे अभी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत फायदेमंद है। क्योंकि कहा गया है कि देश की शिक्षा नीति और शिक्षा नीति के ऊपर ही सारा भविष्य टिका हुआ होता है, इसलिए आप इस शिक्षा नीति का विश्लेषण जरूर देखें। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि नई शिक्षा नीति 2020 है क्या, और उसके मोटे मोटे आंकड़े आपको बता देता हूं मैं। 2020 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई शिक्षा नीति लगाई गई है, जिसे सभी के परामर्श से तैयार किया गया है। इसे लाने के साथ ही देश में शिक्षा के व्यापक चर्चा आरंभ हो गई है। शिक्षा के संबंध में गांधी जी का तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्म का सर्वांगीण विकास एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद का कहना था कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। इन्हीं सब चर्चाओं के माध्यम से हम देखेंगे कि 1986 की शिक्षा नीति में ऐसी क्या कमियां रह गई थी जिन्हें दूर करने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लाने की आवश्यकता पड़ी। साथ ही क्या यह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति उन उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम होगी जिसका स्वप्न महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद ने देखा था। तो जी हाँ, इसी प्रकार से ये शिक्षा नीति लागू की गई है। क्योंकि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो तथ्य हैं वो आपको मैं बताने वाला हूँ। पहला, अंतिम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई थी, जिसमें वर्ष 1992 में संशोधन किया गया था। वर्तमान नीति अंतरिक्ष के वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है, जो एक नई पहल है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो। इसके साथ ही नई शिक्षा नीति के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र में जीडीपी का 6% हिस्सा सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। तो ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जो हमारी सकल घरेलू उत्पादन है, जीडीपी है, उसका 6% हिस्सा शिक्षा के लिए खर्च किया जाएगा। नई शिक्षा नीति की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन प्रबंधक मंत्रालय का नाम परिवर्तित कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। पहले उसका नाम था मानव संसाधन मंत्रालय, तो अब उसका नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो एक बहुत बड़ा बदलाव है। इसमें सभी बच्चों को और सभी पालकों को यह ध्यान रखना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख बिंदु में अब आगे देखते हैं कि नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 डिजाइन वाले शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव किया गया है, जो 3 से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों को शामिल करता है। इसके बाद ही 5 वर्ष के फाउंडेशन स्टेज, 3 साल का प्री प्राइमरी स्कूल और ग्रेड 1 और 2 क्लास, इसी प्रकार 3 वर्ष का प्रीपेट्री स्टेज, 3 वर्ष का के मध्य या उच्च माध्यमिक चरण, ग्रेड 6, 7 और 8, 4 वर्ष का उच्च या माध्यमिक चरण, ग्रेड 9, 10, 11, 12। इस प्रकार से ये क्लास डिसाइड की गई हैं और इनका अलग अलग प्रकार से नाम दिया गया है। सबसे पहले बता दूं कि 5 वर्ष, 3 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष, ऐसे करके वो 12th पूरा कंप्लीट करेगा। इसके बाद क्योंकि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है, जिसमें 10+2 सिस्टम खत्म कर दिया गया है और लागू हो रही है 5+3+3+4 की नई व्यवस्था। समझे क्या है? बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं कि +5+3+3+4 क्या है।
तो मैं बता दूं कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। अभी तक हमारे देश में स्कूली पाठ्यक्रम 10+2 के हिसाब से चलता है, लेकिन अब ये 5+3+3+4 के हिसाब से होगा। इसका मतलब यह है कि प्राइमरी से दूसरी कक्षा तक एक हिस्सा, फिर तीसरी से 5वीं तक का दूसरा हिस्सा, छठी से 8वीं तक का तीसरा हिस्सा और 9वीं से 12वीं तक का आखिरी हिस्सा होगा। यह समझे कि क्या 5+3+3+4 फॉर्मेट सिस्टम, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसका जो ये वाला फार्मूला है, इसमें फाउंडेशन स्टेज 5, पहले 3 साल के बच्चे आंगनवाड़ी में प्री स्कूलिंग शिक्षा लेंगे, फिर अगले 2 साल कक्षा 1 व 2 में बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे। इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। मोटे तौर पर एक्टिविटी आधारित शिक्षण पर ध्यान रहेगा। इसमें 3 से 8 साल तक की आयु के बच्चे कवर होंगे। इस प्रकार पढ़ाई के पहले 5 साल का चरण पूरा होगा। ये स्टेज फाउंडेशन बोलते हैं इसको। इसी प्रकार आप देखेंगे इस फार्मूले में कि प्री प्रिपरेटरी स्टेज मतलब 5+3 क्या है। 5+3 में इस चरण में कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई होगी। इस दौरान प्रयोगों के जरिए बच्चों को विज्ञान, गणित, कला आदि की पढ़ाई कराई जाएगी। 8 से 11 साल तक की उम्र में बच्चे को इनको कवर करना होगा। ठीक है। अब इसी प्रकार से जो एक लास्ट वाला जो फार्मूला है, इसमें मिडिल स्टेज है। इसमें 5+3+3, इसमें कक्षा 6 से 8 की कक्षाओं की पढ़ाई होगी तथा 11 से 14 साल की उम्र के बच्चों को कवर किया जाएगा। इन कक्षाओं में विषय आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। कक्षा 6 से ही कौशल विकास कोर्स भी चालू करेंगे। स्किल डेवलपमेंट के कोर्स इसमें चालू हो जाएंगे। साथ ही जो इसका 10+2 पहले जो होता था वो स्टेज है 5+3+3+4, जिसमें कक्षा 9वीं से 12वीं की पढ़ाई 2 चरण में होगी, जिसमें हम विषय का गहन अध्ययन कराया जाएगा और विषयों को चुनने की आज़ादी होगी। इसका मतलब यह है कि अब राइट टू एजुकेशन का विस्तार होगा। पहले 6 साल से 14 साल के बच्चों को लिए आईटीआई लागू किया गया था। अब 3 साल से 18 साल के बच्चों के लिए इसे लागू किया जाएगा। ये फार्मूला सरकारी और प्राइवेट स्कूलों पर भी लागू होंगे। सभी शैक्षणिक संस्थाओं पर यह फार्मूला लागू होगा। इसका मतलब यह है कि अब पहले सिर्फ 8वीं तक था आईटीआई, अब लास्ट तक रहेगा। अब लैंग्वेज फार्मूला बता देता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान दीजिए आप। नई शिक्षा नीति लैंग्वेज फार्मूला। इसके अलावा स्कूली शिक्षा में एक और महत्वपूर्ण बात है कि भाषा के स्तर पर नई शिक्षा नीति में 3 लैंग्वेज फार्मूले की बात की गई है, जिसमें कक्षा 5 तक मातृभाषा, लोकल भाषा में पढ़ाई की जा सकती है। मतलब अगर तेलुगु है तेलुगु में, हिंदी है तो हिंदी में। ऐसा बाउंडेशन खत्म हो गया कि इंग्लिश मीडियम में तो इंग्लिश मीडियम में सारे बच्चों को पढ़ना पड़ेगा। अब जो लोकल लैंग्वेज है या मातृ टंग है उनकी, उन पर पढ़ाई की जाएगी। साथ ही यह भी कहा गया है कि जहां संभव हो वहां कक्षा 8 तक इसी प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। संस्कृत भाषा के साथ तमिल, तेलुगु, कन्नड़ जैसी भारतीय भाषाओं में पढ़ाई पर जोर दिया जाएगा। मतलब जिस राज्य की, जिस क्षेत्र की जो भाषा होगी उसमें ही पढ़ाई उनकी की जाएगी। इसके बाद नई शिक्षा नीति में बोर्ड एग्जाम की मैं बात बता देता हूं कि इसमें जो बोर्ड के एग्जाम है उसमें स्कूल शिक्षा में तीसरी बात बड़ी परीक्षा में बदलाव का है। पिछले 10 साल में बोर्ड एग्जाम में कई बदलाव किए गए। कभी 10वीं की परीक्षा को वैकल्पिक किया गया तो कभी नंबर के बजाय ग्रेड की बात की गई। लेकिन अब परीक्षा के तरीके में बदलाव की बात नई शिक्षा नीति में की गई है। बोर्ड एग्जाम होंगे और अब 2 बार होंगे, मतलब सेमेस्टर टाइप का होगा। तो ये एक बड़ा इसमें चेंज आया नई शिक्षण व्यवस्था की ओर से। क्या क्या विशेषता और है मैं बता देता हूँ कि मातृभाषा पर जोर देना, जैसे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की महत्वपूर्ण है, इसमें मातृभाषा पर जोर दिया जा रहा है। यह मातृभाषा का मतलब है कि हिंदी ही नहीं बल्कि भारत के समस्त क्षेत्रों की समस्त भाषाओं से हैं। जैसे तमिलनाडु में रहने वाले छात्रों की पढ़ाई तमिल में होगी, पंजाब में रहने वाले छात्रों की पढ़ाई पंजाबी में होगी और महाराष्ट्र में रहने वाले छात्रों की पढ़ाई मराठी में होगी। नई शिक्षा नीति में कक्षा 5 तक की पढ़ाई की मातृभाषा में कराने का प्रावधान रखा गया है। इसी प्रकार से जो स्किल डेवलपमेंट है, मतलब कौशल विकास पर भी जोर दिया जा रहा है। जैसे
यहाँ पर बताया कि नई शिक्षा नीति में जो सबसे अच्छी बात यह है कि स्किल को जन्म देता है। इस शिक्षा नीति में बच्चों को कक्षा 6 से ही अन्य तरह के ज्ञान जैसे कोडिंग, पेंटिंग आदि भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अब बच्चा छठी क्लास से ही कोडिंग आदि तकनीकी शिक्षा में पाएगा, जिससे वह ऐप्स पर सॉफ्टवेयर बनाना आदि कार्य का प्रयोग कर सकता है। इसका फायदा यह होगा कि अगर कोई बच्चा किसी कारणवश उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता है या फिर उसकी नौकरी नहीं मिली है, तो वह अपना खुद का कुछ करके अपनी जिंदगी सफल बनाएगा। ये आत्मनिर्भर का एक सही तरीका है। इसी प्रकार से मैं बता दूं आपको कि जो नई शिक्षण व्यवस्था की ओर क्या क्या विशेषता है, तो उसमें विषयों की सीमा को खत्म कर दिया गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण फैसला है इसका, क्योंकि जो विषय हैं इसकी इस नई शिक्षा नीति में यह एक महत्वपूर्ण बात है। अब इस नीति में से विषय की सीमा को खत्म कर दिया गया है। पहले यह होता था कि 10वीं के बाद शिक्षा 3 भागों में बढ़ जाती थी। पहला होता था आर्ट, दूसरा कॉमर्स, तीसरा विज्ञान। इसमें समस्या यह थी कि अगर कोई विज्ञान का विद्यार्थी है तो वह अर्थशास्त्र जैसे विषय को नहीं पढ़ सकता था, और अगर कोई कॉमर्स का विद्यार्थी है तो वह भौतिक विज्ञान नहीं पढ़ सकता था। तो अब ये खत्म कर दिया गया है। आर्ट का स्टूडेंट भी साइंस के सब्जेक्ट पढ़ सकता है और कॉमर्स के सब्जेक्ट पढ़ सकता है। इसी प्रकार से विज्ञान का स्टूडेंट भी है, वो भी आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ सकता है। बोर्ड परीक्षाएं आसान हो गई इसमें। नई शिक्षा नीति के तहत 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा कई बदलाव किए जाएंगे। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर छात्र अक्सर तनाव में होते थे, जिसकी वजह से उन्हें कोचिंग संस्थान पर निर्भर रहना पड़ता था तथा उन्हें रट कर पढ़ाई करनी पड़ती थी। लेकिन नई शिक्षा नीति में बोर्ड परीक्षाओं को आसान बनाने की पूरी कोशिश की गई है। नई शिक्षा नीति में यह कहा गया है कि विभिन्न बोर्ड अपनी आने वाले समय में बोर्ड परीक्षाओं के नए मॉडल तैयार करेंगे, जिससे विद्यार्थी को रटने की प्रवृत्ति के बजाय ज्ञान पर जोर दिया जाएगा। तो ये बहुत सारे बदलाव इसमें किए गए हैं, जिसमें से सबसे ग्रेजुएट हुए आसान। अब ग्रेजुएशन भी आसानी से इसमें कर सकते हैं। जैसे नई शिक्षा नीति में ग्रेजुएशन की प्रक्रिया पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पहले यदि किसी छात्र पहले साल में ही कॉलेज छोड़कर चला जाता था तो उसे ग्रेजुएट नहीं माना जाता था, लेकिन नई शिक्षा नीति में 3 या 4 साल की ग्रेजुएशन का पहला साल पूरा करने पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा, दूसरा साल पूरा करने पर डिप्लोमा और उसके बाद डिग्री प्रदान की जाएगी। इससे कॉलेज स्टूडेंट की को बहुत ही फायदा होगा, क्योंकि अगर 1 साल के बाद ड्रॉप आउट होता है तो उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 2 साल के बाद ड्रॉप आउट करता है तो उसको डिप्लोमा मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये ग्रेजुएशन भी आसान हो गया है। अब जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करना, बड़ी बात मैंने पहले भी कही थी आपको, ये सबसे बड़ी बात है। इतना खर्चा इस पर कर रहे हैं सरकार। भारत में अभी तक हम जीडीपी का 1.7 पैसे ही शिक्षा पर खर्च किया जाता था, लेकिन नई शिक्षा नीति के बाद भारत को अपनी पूरी जीडीपी का 6% भाग शिक्षा पर खर्च करेगा। कई बड़े देश अपनी शिक्षा व्यवस्था पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं और अब भारत भी शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा खर्च करेगा। राज्यसभा संसद में यह सुझाव दिया गया था कि भारत को शिक्षा के क्षेत्र में अपनी जीडीपी का लगभग 6% खर्च करना चाहिए। नई शिक्षा नीति में इसको स्वीकार कर लिया गया है। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है भारत सरकार के द्वारा। और ऑनलाइन शिक्षा की ओर जोर देना, मतलब ज़्यादा तेजी गति से बढ़ाना। भारत में ऑनलाइन शिक्षा बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही है। नई शिक्षा नीति में ऑनलाइन शिक्षा को महत्व दिया जाएगा ताकि शिक्षा सब तक पहुंच सके। भारत में कुछ ऐसा विकल्प विकलांग बच्चों भी होंगे जो स्कूल जाने में असमर्थ हैं, उन्हें भी इससे फायदा होगा और वह घर बैठे अपनी पढ़ाई ऑनलाइन कर सकता है। नई शिक्षा नीति में चुनौतियां भी है, सरकार के सामने बहुत सारी चुनौती भी हैं। तो उसमें एजुकेशन एक्सपर्ट का मानना है कि प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी लेवल तक की पढ़ाई या तो फिर बोर्ड एग्जाम का रूप बदलने का प्लान, इन सब के लिए सबसे ज़रूरी है टीचर्स की क्वालिटी ट्रेनिंग। टीचर भी उसी प्रकार के चाहिए। अगर 2022 तक इस पॉलिसी के कुछ पहलुओं को क्लासरूम तक पहुंचाना है तो जल्दी ही टीचर की ट्रेनिंग फ्रेमवर्क तैयार करना होगा। बिना ट्रेनिंग से कुछ नहीं होगा। नई शिक्षा नीति में जो सबसे अच्छी बात यह है कि नई स्किल को जन्म देना है। इस शिक्षा नीति में बच्चों को कक्षा 6 से ही अन्य तरह के ज्ञान जैसे कोडिंग, पेंटिंग आदि भी उपलब्ध कराया जाएगा। अब बच्चा छठी क्लास से ही कोडिंग आदि की तकनीकी कर पाएगा, जिससे वह ऐप्स पर सॉफ्टवेयर बनाना आदि कार्य कर पाएगा। इसका फायदा यह होगा कि वह अगर कोई बच्चा किसी कारणवश उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता है या फिर उसको नौकरी नहीं मिलती है तो वह खुद का बिजनेस, खुद का व्यवसाय और अपनी ज़िंदगी का बसर कर सकेगा। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक नहीं करा है तो लाइक
कीजिए, सब्सक्राइबर कीजिए और अच्छा लगने पर अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।